अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खुड़ो, मेरे साथ है वसअतुल्लाह ख़ान। और इससे पहले कि हम शो का बाकायदा आगाज़ करें, एक अनाउंसमेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है कि ये हमारा आज आखिरी शो है इस टाइम स्लॉट में। कल से नहीं, सॉरी, अगले हफ्ते से हमारा प्रोग्राम 11 बजे नहीं बल्कि 10 बजे होगा। मतलब कि डे लाइट, आप समझेंगे डे लाइट सेविंग टाइम एक दफ़ा मुशर्रफ के दौर में लागू की गई थी ना, बहुत बड़ा ही फ्लॉप हुआ था। उम्मीद है ये इतना बड़ा फ्लॉप नहीं होगा, लेकिन 1 घंटा अब हम पीछे धकेले गए हैं। हाँ, 10 बजे से 11 बजे तक आएंगे पीर से मंडे से पीर से आज से नहीं, लेकिन लग रहा है कि लोगों को आज का भी नहीं पता था शायद, क्योंकि अभी सिर्फ एक कॉल है हमारे पास। तो अगर आप उनमें से हैं जो बार बार कहते हैं कि जी हमारी तो कभी कॉल ही नहीं मिलती, तो इस वक्त 2 लाइनें हमारी फ्री हैं, आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें आपस में ही बातें करनी पड़ेंगी। हाँ, नोबडी वांट्स दैट। या इतनी कॉलें आ जाएंगी कि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो जुनैद खान साहब हैं जनूबी वजीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम सलाम जनाब ज़रार खोड़ साहब और वस्पर खान साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया। कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप वाहिद कॉलर हैं तो आपको तो मौका ही मौका है। सर जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी हमें कि आपके फॉलोअर्स और आपके फैंस थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। आपने प्रोग्राम का टाइम भी चेंज कर दिया और बहुत बड़ी मेहरबानी। सर मैं वस्पर खान साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ के हालात के हवाले से, जो गुजरे हुए हालात थे। जी हेलो। जी वस्ला खान साहब, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके चकमलई के हवाले से अगर बात की जाए और वज़ीरिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, 12-13 बरस कबल नकल मकानी के दौरान और उसके बाद बेशुमार अफराद गिरफ्तार हुए, मगर ताहाल उनका कोई सराख नहीं मिला। इन्हीं गुमशुदा अफराद में चकमलई के रिहायशी इकरामुल्लाह वल्दे मलिक खान और बिलाल वल्दे खानान भी शामिल थे। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ कुछ मजीद जो इसमें थे, मतलब कि जिनके वालिदैन आज तक दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। अहले खाना का शिकवा है कि जब वो हुकूमत से अपने प्यारों का हाल पूछते हैं तो सिर्फ ये जवाब मिलता है कि उनका शनाख्ती कार्ड यानी सीना में मौजूद नहीं। सवाल ये है कि अगर इन अफराद की अदालत में पेश नहीं किया जा सकता तो कम अज कम इनके वजूद का कोई सराह तो बताया जाए। आखिर ये हजारों लापता लोग कहाँ हैं जो बरसों से अपने घरों और खानदानों से जुदा है। वस्ला खान साहब, अगर हो सके 2 मिनट 1 मिनट सिर्फ इस पे बात कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। शुक्रिया। ये मसला देखें, जुनैद, सिर्फ वज़ीरिस्तान का नहीं है, बलूचिस्तान का भी है, सिंध में भी केसेस हैं, पंजाब में भी केसेस हैं, और ये 9/11 के बाद की लानत है जो हमारे गले में पड़ी है। और हम तो खैर क्या चीज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस हैं, जो तकरीबन 5-6 जो गुज़रे हैं, उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया कि ये मसला किसी तरह इस पे काबू पाया जा सके। कई कमीशन भी बने, कमेटियां भी बनी, लेकिन ज़ाहिर है कि एक बहुत थोड़ी दूर जाके एक स्टील की दीवार आ जाती है जिसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो ये मसला जो है, अपने अपने तौर पे हुकूमतें दावा भी करती हैं कि वो कोशिश कर रही हैं कि एटलीस्ट कोई इस तरह का मेकनिज़म बन जाए कि जो लोग उठाए जाते हैं या जबरी तौर पे गायब होते हैं उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सके। अगर सिविलियन अदालतों में नहीं तो खुसूसी अदालतों में पेश किया जा सके। ये तजवीज़ें आती हैं, बनती हैं, इन पे उम्मीद भी दिलाई जाती है, लेकिन मसला वहीं का वहीं है जो मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ था। अच्छा, इस साल के पहले हाफ में ये मिसिंग पर्सन्स कमीशन के सामने 125 नए केसेस आए थे। हाँ, हर साल आते हैं, तो ये भी है। हाँ। अतहर खान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल खैरियत। हेलो हेलो जी। आपका अगर टीवी ऑन है तो म्यूट कर दें अतहर भाई। नहीं तो टीवी बंद है। अच्छा, टीवी बस बंद है। असल में बात ये करनी है कि एक दस्तक ऐप जो है वो लॉन्च की हुई है केपी के हुकूमत ने। कौन सा ऐप? आपने दस्तक ऐप। दस्तक ऐप, अच्छा, असला लाइसेंस के लिए। तो वो असला लाइसेंस ऑनलाइन हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन
जब साइंस डीसी से भी हो गया, पुलिस स्टेशन से भी हो गया, उसके बाद एसओ पेशावर के पास भेजते हैं। ये एसओ जो है वो फाइनल साइन करता है और इन्होंने उस पे 60 दिन का टाइम रखा हुआ होता है। लेकिन इस सीट में जो अप्रैल मई से मेरी एप्लीकेशन वहाँ पड़ी हुई है ऑनलाइन, और 3 महीने से ऊपर हो गए, और एसओ है इसके दौरान कोई 3 से 4 एसओ चेंज हो चुके हैं। अच्छा, मैंने जब इसके बारे में पूछा कि जी आप अप्रूवल कैसे कराएंगे, आप जब इतना टाइम हो गया, ये नहीं यूं नहीं है, ये यूं है, यूं। आखिरकार जब मेरे एजेंटों के हाथ में वो हुआ तो कोई 50,000 रुपये मांगता है, कोई 10,000 रुपये मांगता है, कोई 15,000, कोई 10,000, कोई 7,000। हर आदमी ने अपनी एक दुकान खोली हुई है। तो गंडापुर साहब, आप क्या कर रहे हैं कि जब आपने एक ऑनलाइन ऐप खोल दिए कि आप इस पे एक सिस्टम के तहत जाएं और आप तो 60 दिन के टाइम को आज जो है मेरा लाइसेंस वहीं का वहीं रुका हुआ है। पैसे दूंगा तो आगे जाएगी मेरी फाइल, वरना नहीं जाएगी। उसके बाद अगर वहां से भी हो जाए तो मुझे पता चला है कि इसके बाद जो प्रोसेस है वो होगा, लेकिन प्रिंटिंग के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कहाँ का वो है, केपीके हुकूमत क्या सो रही है? नाम को कन में वो रह गई है कि जी हम जो है बेलोस होके खिदमत कर रहे हैं। मेरे तो समझ से बाहर है। मुझे तो कहते हैं कि जी पैसे दे दें तो आपका काम हो जाएगा। आप पैसे कहाँ से लेके आए? हम इनको फीसें दें या उल्टा इनको पैसे देते रहें? जरा एसओ जो है पेशावर वजीर आला रिक्वेस्ट के जनाब आला, आप लोग इस पे एसओ क्यों आप लोग 15-20 दिन के बाद एसओ महीने के बाद चेंज कर देते हैं? एक आदमी को पकड़ रखें और उसको कहें कि ये इसको फाइनल करके फिर बात करते आगे। पैसों का सिस्टम खत्म करें। 60 दिन के बाद क्यों 60 दिन का टाइम है? और उस पर अगर एक आदमी का एड्रेस डबल है, उसका कराची का भी एड्रेस है और केपीके का भी है, लेकिन वो है तो केपीके का ना, क्योंकि कराची में उसका डोमिसाइल नहीं बनता, उसका तो डोमिसाइल वहां से बनता है। उसको आप लोग एक और कहानी शुरू कर देते हो कि जी आपका डबल एड्रेस है। भाई वो रोजगार के तहत कराची आया हुआ है और उसका यहाँ पे अगर उसका घर है तो उसने एक एड्रेस यहाँ का लिखवा लिया। जाहिर है ऐसा ही होता है। मतलब तो नहीं खत्म करेगा अपना। नहीं बिल्कुल। अब देखें, गंडापुर साहब को अपील तो की है इन्होंने, लेकिन मुझे याद है कि जब इनको चूज़ किया गया था खैबर पख्तूनख्वा सीएम के लिए, लोगों ने कहा था कि यार और भी बहुत लोग हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट दी गई थी कि ये वॉर टाइम चीफ मिनिस्टर है, दबंग मुकाबला करेंगे ये वो। तो किसी ने गवर्नेंस की बात तो नहीं की ना आखिरकार, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नेंस? दूसरी बात है कि अगर इस तरह है कि और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ शक्ल ही उनकी बबर शेर जैसी है, बाकी तो लोग बड़ी बातें करते हैं, बाकी तो अजीब अजीब। लेकिन ये जो आपकी बात है तो एक जानिब ऐप है, दूसरी जानिब अच्छा इसका गंडापुर से कोई ताल्लुक नहीं है इनके अजहर के मसले का। ये सिस्टम है, ये सिस्टम इसी तरह है। गंडापुर साहब रहें ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मेरा ख्याल है कि फॉर ट्रांसपेरेंसी, बात सुने फॉर ट्रांसपेरेंसी, देखिए एक तो ये ऑनलाइन सिस्टम है ना, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम सर। मेरी बात सुन ले यार, वो कह रहे हैं सर्विस चार्जेस दें आपको 7,000 रुपए 10,000 दें, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम कहां होगा? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है हाइब्रिड सिस्टम ना। अब देखिए, अब मेरी बात सुने, एक जानिब ऐप है डिजिटल गवर्नेंस का, दूसरी जानिब आपको कैश देनी है। अगर ऐप में ही आप एक चाय पानी का बटन दबा दें, ये बेहतर नहीं होगा उसमें? नहीं, लेकिन वो चाय पानी का बटन तो दबा दें, लेकिन वो पैसा भी उसको नहीं मिलेगा जो मांग रहा है इनसे, वो कहीं और जाएगा। चले ओके, इसकी फाइन ट्यूनिंग हो सकती है। किसकी? चाय पानी की। हाँ, मुझे याद है खान साहब की जब हुकूमत थी तो एक सिटीजन पोर्टल भी था, मेरे भी ज़हन में भी है। वो भी एक तरह की दीवार थी। उसमें होता यह था कि 1 लाख जो कंप्लेंट्स आती थी उसमें से 4 पे काम हो जाता था, बाकी सब वो जो पुराने ज़माने में जो घंटी लगी होती थी एक, हाँ जहांगीर के दरबार के अदले जहांगीर। हाँ, लेकिन उस जमाने में आबादी कम थी ना, तो वो घंटी की आवाज़ सुन लेता था। ये भी है। तो और इसे के बादशाह, उस ज़माने में एसी भी नहीं था तो एसी की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो बादशाह के कान में वो आवाज़ पहुंच जाती थी। अब 10 तरह की नज़ाकतें हैं यार, आप ज़माना बदल गया। नहीं बिल्कुल यार, अदले जहांगीरी की बात कर रहे हैं। सही बात है। शरीफ अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ मैं जब से देखता हूँ
आप तीनों से यानी मुबशिर जैदी से भी मुलाकात हुई थी बुक फेयर में, जबकि आपने एक प्रोग्राम वहाँ पर रिकॉर्ड किया था जी। तीनों के नंबर थे, तीनों से बातचीत होती रही। जी। EOBI की बहुत सारी करस्पॉन्डेंस थी जो मैं अपने ओवैसी के घर पर देकर आया था, जो अपने खोड़ो साहब के बराबर में बैठे हुए इनके घर भी देकर आया था, और इन्होंने फिर प्रोग्राम भी किया था। मेरा सिर्फ मतलब ये वक्त एक ये है कि इंडोनेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों ने जो अवाम ने जो एहतजाज किया, क्या हमारे अवाम वो एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? है इतनी हिम्मत हमारे अवाम में कि वो यहाँ तक पहुंचे? तो करनी चाहिए क्या? ये तो बिल्कुल करनी चाहिए। कितनी तनख्वाहें बढ़ा दी? 600%, और हम लोगों की वही 17,000 18,000 तनख्वाह, और इन लोगों की 19 लाख 20 लाख। ये तो है। हाँ, लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है हमें थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। अब दोनों मशवरा दे कि ये अवाम वहां तक कब कितने अरसे में पहुंचेगी एहतजाज करने की सूरत में? नहीं, तो पहले तो अवाम महान है, अवाम जिस दिन एहतजाज शुरू करेंगे उसके बाद ही हम कैपेसिटी बता सकेंगे ना। पहले से कैसे बताएं जब अवाम जो है बर्फ की डलियां रख के बैठे हैं। ये भी है, खड़ी नहीं होती किसी भी काम में, कितनी भी महंगाई कर लो नहीं बोलती। यानी कराची में ट्रांसपोर्ट में पहली दफा एकदम 60 रुपए बढ़ाए गए, एकदम 60 रुपए। कभी ये ऐसा हुआ नहीं आज तक पूरी तारीख में, मगर हमारी अवाम ने कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, चुपचाप लाल बसों को 60 यानी 50 रुपए की जगह हम 120 रुपए दे रहे हैं। तो हमारी अवाम गट सही नहीं। जाहिल कौम तबाही बर्बादी इसका मुकद्दर है, इस कौम ने तबाह बर्बाद होना है। कोई तरक्की नहीं करनी, क़यामत तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है, ये मेरी अपनी जाती राय है। कभी नहीं खड़े हो कम से कम इसका ये मतलब तो है कि क़यामत तक हम कायम तो रहेंगे। आई मीन मैं, और इस पॉजिटिव नोट पर मेरा ख्याल है कि एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हैदराबाद से हैं डॉक्टर कादिर जुनेजो साहब। सर अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा तीनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में यार बात यह है कि अब जो भी टीवी चैनल हम देखते हैं, खबरें देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, सुबह से शाम तक जो हमारे भाई अभी जो है ना वो सैलाब की वजह से जो पंजाब में मुतासर हुए हैं, तो यार बड़ा दिल को सदमा होता है। लेकिन बात यह है कि ये काम जो है ना वो अभी जो वक्त जो है वो हमें आपस में इत्तेहाद का और इत्तेफाक का है। कभी देखो तो खबरें चल रही होती हैं कि ये अलीमा खान को टमाटर लग गया या वो अंडा लग गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी शहबाज शरीफ क्यों बाहर गया। खुदा के बंदे अभी साथी जो है ना वो अल्लाह से जो है ना वो ये जो मुसीबत है इसको सब्र से बर्दाश्त करो और अल्लाह ताला से हमारे गुनाहों की जो ना तौबा करो कि ये मुसीबतें हमारे पर आई हैं, इनको अल्लाह ताला खत्म करे। बेशक। बजाय उसके कि अभी मैं सुन रहा था आपके इसी प्रोग्राम में कोई बंदा था करा कि ये पाकिस्तान का क़यामत तक नहीं बनेगा, इस पे मुसीबत आएगी, इस पे ये आ गई। अबे भाई, आप भी पाकिस्तान में बैठे हो, हम भी बैठे हैं, क़यामत किसने देखी है? अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कोई अच्छे अल्फाज निकालो। तो ये मेरी ये अर्ज है आज, क्योंकि सैलाब तो अभी सिंध के पास तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो गुड्डू तक पानी आया है, अभी आगे आएगा। और दूसरी बात यह है कि कल से जो है ना वो तो बहुत ही खतरनाक किस्म की बारिशें शुरू हो रही हैं जो सिंध में बरसेंगी। तो अल्लाह ताला सबको खैर करे, कराची की भी खैर करे, हैदराबाद की भी खैर करे, कोयटा की भी करे, लाहौर की भी करे। तो ये बात है कि साथ मिलके अल्लाह ताला का से तौबा करो, बजाय इनके कि एक दूसरे पे लगाओ, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। एक तो ये जो है ना वो जो सियासी लोगों की जो बातें चलती हैं जो ना ये बड़ी अभी इस टाइम पे बड़ी बुरी लगती हैं। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। अभी इनके मदद के लिए कोई प्रोग्राम होने चाहिए, कोई अपीलें होने चाहिए कि भाई ये हमारे भाई जो है मुश्किल में है। खुदा की कसम, बंधुओं पे बैठे हैं लोग बेचारे, अपने घर छोड़ के आए हैं, पता नहीं क्या घरों में। एक तो हमारे पास बात यह है कि चोरी हो रही है, घर छोड़ के निकलते हैं, पीछे चोर कश्तियों में आते हैं, चोरी करके जा रहे हैं। खुदा का डर तो उनको है नहीं भाई। तो मेरे भाइयों को आज मेरा ये दिल, मेरी जो है ना वो था कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं कि ये हाल है हमारे जो है ना वो मुल्क के। तो अच्छा है लेकिन हमने उसको खराब कर दिया। मुल्क अच्छा है,
بہت خوب، بہت شکریہ جنید صاحب، بہت شکریہ، بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ مظہر علی شاہ ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، بڑے دنوں کے بعد جو ہے پنجاب کے کسی لیڈر نے کہا کہ کوٹڑی سے ڈاؤن اسٹریم میں جو ہے پانی جانا چاہیے، بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے وہی جو ہے وہ آج کل سب راجا پر ہیں کہ یہ چاہتی ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ مظہر علی شاہ صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی، آواز آ رہی۔ یہ کس لیڈر نے کہا ہے؟ یہ مصدق ملک نے۔ اچھا ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ ہے ویڈیو پر موجود ہے، آپ یہ اگر جیو کے کسی پروگرام میں دیکھیں گے نا، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، ضرور۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ کالا باغ ڈیم کا پانی اسٹور ہوگا تو امنی اسٹور ہوگا تو پھر وہ آگے بھیجا جائے گا۔ دیکھیں، 2 دن پہلے نصیر میمن صاحب آئے تھے نا، آبی ماہر، انہوں نے بھی یہ بات کی، اور ہم بھی پہلے کہتے رہے ہیں کہ پہلے جب چشمہ جہلم لنک کینال کھولی گئی تھی تو یہ کہا گیا تھا یہ سیلابی پانی کے لیے ہے، لیکن وہ سارا سال چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد 91 کا کارڈ ہوا، جناب اس کے لیے یہ اتنا پانی صوبوں کے لیے ہے اور پانی ان کو دیا جائے گا۔ تھوڑا بہت پانی ڈاؤن اسٹریم میں آنے لگا، وہاں سے ہاکار مچ گئی کہ جناب یہ تو سمندر میں ضائع ہو رہا ہے پانی، تو جناب وہ پھر روک دیا گیا۔ تو اصل بات ہے کہ اعتبار، وہ کہتے ہیں نا خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا، اعتبار کون کرے گا؟ اگر یہ ایک چابی باقی کالا باغ ڈیم بنا کر چابی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی، پھر تو ہمارے باتھ روم میں بھی پانی نہیں آئے گا لگتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، باقی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں۔ اب یہ 3 جو دریاؤں میں جو سیلاب آیا ہوا ہے وہ تو کالا باغ کو ٹچ ہی نہیں کر رہے، وہ تو آگے کہیں اور ہیں۔ کالا باغ ڈیم سے تو دریا سندھ سے آئے گا۔ تو بھائی اس مسئلے کو نہیں چھوڑیں، اور جیسے جنید صاحب نے ابھی کہا کہ سارے مصیبت میں ہیں، تو ایک دوسرے، اب سندھ پر بھی مصیبت آنی ہے، سندھ پر اس سے زیادہ مصیبت آئے گی کہ یہاں تو ناہلوں کا ڈیرا ہے، وہاں تو کچھ چلو کام بھی ہو رہا ہے، ادھر تو ہمارے کو تو کچھ، کیونکہ 22 میں دیکھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے یہ پروگرام کیے تھے اور ہم نے بھی دیکھا تھا کہ 2022 میں کیا ہوتا، اب بھی یہی برا حال ہوگا، کیونکہ یہاں تو ساری کرپشن میں کے نظر ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور دوسری بات کرنی تھی کہ ہلو جی جی سن رہے ہیں سر جی، اچھا یہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں اور ریلز دیکھتے ہوں گے، میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا ہال ہے جس میں جو انواع اقسام کے کھانے اور ٹیبلیں سجی ہوئی ہیں اور موٹے تازے عرب جبے پہن کے وہ کھا رہے ہیں سب کچھ۔ ان سب کو کسی عرب کنٹری کو، کسی کو بھی غزہ کے بچوں کا خیال نہیں آتا، نہیں، کسی کو بھی نہیں، بالکل نہیں آتا، نہیں آتا۔ دیکھیں، یہ اگر یاہو کو ٹرمپ ہی نکیل ڈال سکتا ہے، اور کچھ مہینے پہلے یہ ٹرمپ ادھر آیا ہوا تھا، یہ سارے عرب ممالک جو ہے اس کے آگے اربوں ڈالر دے رہے تھے اور تقریباً قدموں میں بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز بھی دیا ہے، ہوائی جہاز بھی سونے کا دے دیا۔ تو دیکھیں، ہم 50 سے زیادہ مسلمان ممالک صرف کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے تھے، کی کافروں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جنگیں کی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی جنگیں کی ہیں۔ ہم صرف دعاؤں سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ اتنے بڑے جو اجتماعات بھی کافروں کے ملک میں ہو رہے ہیں غزہ کے فیور میں، کسی مسلمان ملک میں نہیں ہو رہا ہے، ہم تو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن کسی ایک بھی ماں نے اگر ہمارا گریبان پکڑا نا، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ ہم سب مسلمانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضور جو ہم سب مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنا بھائی بول کے گئے، ہم بھائیوں کا یہ خیال کر رہے ہیں۔ کوئی ٹھیک ہے، بالکل، آپ 100% اتفاق ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک، میں اگلے کالر ہیں شریف ملک خوشاب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سر۔ آج چونکہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا میں بھی کوئی نیگیٹو بات یا کسی نیگیٹو بات کا جواب تک نہیں دوں گا، صرف سیلاب کے حوالے سے بات کروں گا کہ الحمدللہ فی الحال ضلع خوشاب جو ہے وہ دریائے جہلم کے سیلاب سے محفوظ ہے۔ تو دریائے جہلم جو ہے سر، یہ اصل میں افیکٹ کرتا ہے 2 اضلاع کو۔ ایک کنارے پہ سرگودا کی 2 تحصیلیں ہیں، دوسری سائڈ پہ خوشاب کی 2 تحصیلیں ہیں، تحصیل خوشاب اور تحصیل نورپور کا تھوڑا سا علاقہ جو ہے اس کو دریائے جہلم افیکٹ کرتا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی پانی جو ہے وہ حدود کے اندر ہے، کوئی اتنی اس میں خطرے والی بات نہیں ہے۔ چلے شکر ہے۔ تو سرگودا کی جو تحصیلیں ہیں وہ بھی دونوں محفوظ ہیں الحمدللہ۔ وہاں ذرا آبادی سرگودا والی سائڈ پہ زیادہ ہے، خوشاب والی سائڈ پہ دیہات جو ہے وہ کم افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن سرگودا بہرحال افیکٹ ہو گیا ہے، کیونکہ سرگودا کو 2 دریا جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ ایک طرف اس کو دریائے چناب لگتا ہے
उसने काफी इफेक्ट किया है। सरगोदा की जो तहसील कोट मोमिन है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे बागात हैं इसके किन्नू के, और किन्नू के बागात, किन्नू जो है सरगोदा का, बुलवाल का और कोट मोमिन तहसील का किन्नू जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। तो वहाँ पे इफेक्ट हुआ है इस चीज का। लेकिन हमें एक और सैलाब ने घेर लिया है, और वो सैलाब है महंगाई का सैलाब। हमारे यहाँ अब आटा महंगा हो चुका है, सब्जियां जो है, जो टमाटर कुछ दिन पहले 100 रुपए के 1.5 किलो थे, आज वो 300, 350, 400 रुपए तक किलो मिल रहे हैं। सब्जियों की यही सूरत हाल हो गई है। आटा जो है, आटा की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। और आपको पता है कि फसल आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। हमारे यहाँ फसल जाके आती है मार्च अप्रैल में। मसला ये है सर कि हमारा जो जिम्मेदार होता है, इस दफा आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम परचेज नहीं की जी, ना ही इसकी कीमत मुकर्रर की। उसका रिजल्ट ये निकला कि जमींदार बेचारा था, वो बेचारा पिस के रह गया। 5,000 रुपए से 5500 रुपए तक उस बेचारे ने बोरी बेची है। अब जमींदार बेचारे का मसला ये होता है कि उसकी कोशिश होती है, वो पिस चुका होता है। जब तक वो गंदम और भूसा अलहदा करता है ना, उसका अपना भूसा जो है वो निकल चुका होता है। क्योंकि जो जिम्मेदार है सर, जिम्मेदारी के अखराजात इतने ज्यादा हो गए हैं, बेशक सर, बेशक। बीज महंगे हैं, खाद महंगे हैं। जिम्मेदार तकरीबन हमारे 99% जिम्मेदार जो है वो मकरूज होते हैं। वो खाद, बीज और दवाएं जो है वो दुकानदारों से उन्होंने उधार ली होती हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी फसल जो है वो हमारे खेत में ही बिक जाए, ताकि मैंने जिन लोगों के पैसे देने हैं मैं उन लोगों को पैसे दूं। अब मिडल मैन ने पैसा कमाया, गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी नहीं, जमींदार को 5,000-5500 रुपए में बेचनी पड़ी। अब वही गंदम 10,000 रुपए बोरी बिक रही है। ठीक है ना। मसला यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही बैड गवर्नेंस का है। बात यह है कि मुमकिन है आप मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन कामयाब रियासत जो होती है ना, कामयाब रियासत वो होती है जहां उसके अवाम मुतमईन। अवाम कौन है इसमें? जाहिर है आपका काश्तकार है, आपका मजदूर है, आपका सरकारी मुलाजिम है। मुझे ये बता दें, इनमें से कौन सा तबका है जो ये कहे कि मैं मुतमईन हूं, मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ना जिम्मेदार के साथ इंसाफ हो रहा है, ना मजदूर को मजदूरी मिल रही है पूरी। 37,000 रुपए हमने तनख्वाह मुकर्रर किया, क्या उनको मिल रही है? EOBI की पेंशन जो है वो लोग धक्के खाते फिर रहे हैं अदालतों में। सरकारी मुलाजमीन जो है, आपकी पेंशनों, उनकी पेंशनों में कट लगा दिया गया है। अभी जो नए कवानीन बनाए हैं, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन अभी भी नहीं रह गई। आज सर एक मुलाजिम सारी जिंदगी नौकरी करता है, 30-35 साल, कि मेरी रिटायरमेंट होगी, मैं बेटियों की शादी करूंगा। उसे 4 पैसे मिल जाते थे, वो बेटियों की शादी कर लेता था। या किसी का मकान नहीं है तो वो कहता था कि मैं मकान बना लूंगा। मसला ये है सर कि बैठ के बरन अब ये देखें कि हमारे हुक्मरान जो है, हमारा एतबार तो खो ही चुके थे, आलमी सतह पे भी एतबार खो चुके हैं। आप ये देखें कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान समझो कि फ्लड की जद में है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अब पंजाब उसकी जद में है, सिंध की तरफ जो है सैलाब बढ़ रहा है। किसी ने 1 रुपया की कमिटमेंट की है कि हम आपको पैसे देंगे? कोई हमें सदका तक देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, वैसा ही है। जहाँ तक महंगाई की बात है तो ये तो होना है और अभी तो शुरुआत है। एजाज सुमरा, अच्छा एजाज कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं एजाज सुमरा अर्ज कर रहा हूँ कराची से सर। जी सर, एक्चुअली मेरा ताल्लुक तो है खैरपुर नाथन शाह डिस्ट्रिक्ट दादू से सर। ये सर जो फ्लड के हवाले से जो अभी बातचीत चल रही है, 5 या 6 तारीख को, 6 तारीख से जो पानी जो आ रहा है सर, उसकी वजह से सर आपको तो मालूम होगा, ये सर 2010 और 2022 की जो फ्लड आई थी, उसमें ये जो हमारा जो नेटो प्लेस है खैरपुर नाथन शाह के, ये डूब चुका था। ये डूबा है सर। 10-12 लाख 15 लाख की आबादी है सर। इस मरतबा सर मैं तो कराची में बैठा हुआ हूँ, तो फिर मगर वहाँ से भाई लोग और सब ने बताया है, वहाँ लोकली लोग बड़े परेशान हैं सर। और सोशल मीडिया पे भी बात चल रही है। अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट दादू में सर बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम नुमाइंदगान MPs MNAs ने शिरकत की है कि ये जी पानी जो आ रहा है, तो वो इस मरतबा भी प्लानिंग यही हो रही है कि जी वो जो खैरपुर नाथन शाह, क्योंकि वो जो 2 दफा डूब चुका है, तो अभी भी पानी का रुख उसी तरफ कर दिया जाए। बहुत ही सर परेशान है वहाँ के जो नेटिव बेचारे लोग हैं। अब यकीन करें कि 10 के बाद और 22 के बाद अभी तक लोग संभले नहीं है सर। आप सर 2010 की फ्लड के बाद जरदारी साहब ने वायदा किया था कि मैं खैरपुर नाथन शाह को एक मॉडल सिटी बनाऊंगा। वो मॉडल सिटी तो पता नहीं कहाँ गया, मगर 2022 में दोबारा जो है सर वो डुबो दिया। और सारे लोग जो आपकी मीडिया पे सब पे सारी रिकॉर्ड पे चीजें हैं, कोई एक भी लोग किसी की मदद नहीं की। अभी भी शहर की बहुत बुरी हालत है। आहिस्ता आहिस्ता करके लोग अभी तक संभले नहीं है, तो इस फिर जो है पानी में फिर सर दे दिया है
کیونکہ ہمارے جو سر ایم پی ہیں ایم این اے ہیں جو ڈسٹرکٹ کے وہ بہت کمزور ہیں. یہاں تک کہ یہ خبر آئی ہے کہ کسی نے اگر مخالفت کی جو ایم پی اے تھا تو ان کو کہا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو سیٹ نہیں ملے گی, یہ خیرپور ناتھن شاہ ڈوبے گا. تو بڑی خطرناک صورتحال ہے وہاں پہ سر. لوگ بہت بڑے بیچارے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. کم از کم یہ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ تیسری بار ایسا نہ ہو جو 2 بار ہے, اور میں دونوں بار دیکھ چکا ہوں خیرپور ناتھن شاہ, مطلب چھتیں تک ڈوب جاتی ہیں. ایک وقفہ لے لیں. اشفاق میمن صاحب ہیں میرپور خاص سے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زرار کھوڑے صاحب, اسد اللہ خان صاحب, جی اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رہیں. آمین. آپ کو سر پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں. جی سر عرض یہ تھی کہ مجھے میرپور خاص شہر جو ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے سر, اور یہاں ابھی میئر صاحب بھی ہوتے ہیں سر, ٹھیک ہے جی. اس شہر میں سر گزشتہ 10 سال سے میگا پروجیکٹ شروع ہوا, کوئی 5 ارب روپے کی رقم سے شروع ہوا سر. وہ 5 ارب پتہ نہیں کتنی مرتبہ خرچ ہو چکے ہیں سر. اس وقت اگر پورے سندھ کا غلیظ ترین گندا ترین شہر اگر کوئی ہے تو سر وہ ہمارا میرپور خاص شہر, جسے ہم کسی زمانے میں کہتے تھے کہ میرپور خاص سندھ کا سب سے خوبصورت شہر. اور آپ کو میں تھوڑی سی یاد دہانی کراؤں گا سر, یہ میروں کا آباد کیا ہوا شہر انتہائی خوبصورت اور پلاننگ کے تحت یہ شہر بنا ہوا ہمارا. کہتے تھے کہ پاکستان میں 2 شہر پلاننگ کے بنے, ایک اسلام آباد اور ایک میرپور خاص. سر یقین کیجئے کہ نہ پینے کا صاف پانی ہے, نہ کوئی روڈ ہے, نہ کوئی رستے ہیں. جو چھوٹا کھڈا بھی کسی روڈ کا ہے نا سر, تو وہ بھی 2-2 فٹ کا کھڈا ہے. سر میں میرپور خاص کی سب سے زیادہ جو پرائم لوکیشن جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن, جو کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جیسا خوبصورت علاقہ نہیں ہوگا, یقین کیجئے سر کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی روڈ, ایسا سڑک نہیں ہے جہاں گٹر کا پانی کھڑا ہوا نہ ہو. اب سر مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ تک کال پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا. یہاں کے بڑے جو ہیں ایم پی اے صاحبان سر کوئی نہیں سنتا. میئر صاحب جو آئے جیسے آئے مجھ سے زیادہ پتا آپ کو بھی ہوگا. سر کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہاں کی سول ہاسپٹل جو 5 سال پہلے بنی اربوں روپے کی لاگت سے سر, ٹھیک ہے, وہ صرف اور صرف ریفر سینٹر بن گئی ہے. سر بندہ خدا نخواستہ کسی بھی کتنی سیریس کنڈیشن میں ہو اس کو حیدرآباد بھیجیں گے. حیدرآباد پہنچنے سے پہلے سر بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. ایسے ہر مہینے کئی واقعات ہوتے ہیں جو ان ریکارڈ ہیں. سر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ مہربانی میرپور خاص میں خاص پروگرام کریں, یا اپنے نمائندوں کو کہیں کہ وہ آپ کو ویڈیوز بنا کر بھیجیں. آپ کو پتا چلے کہ میرپور خاص شہر اس کے سر میگا پروجیکٹ کے نام پر 15 ارب سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں اوپر, مگر سر آج تک ہماری حالت نہیں سدھری سر. ٹھیک ہے اشفاق میمن صاحب, تھینک یو سو مچ. کوشش کریں گے کہ ان خطوط پہ ہم معلومات حاصل کریں. میرپور خاص از ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں. اچھا, پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں, لیکن ہم آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے اگلے ہفتے یعنی منڈے سے اس کا ٹائم تبدیل ہو رہا ہے. 10 سے لے کے 11 بجے تک آپ دیکھ سکیں گے. یاد رکھیں تو اچھا ہے, ہمارے لیے بھی اچھا ہے, اور آپ بھی کنفیوژن سے بچیں گے. 10 سے 11 تک, تو 11 سے 12 کا یہ آخری پروگرام ہے. اس سے ہمیں اجازت دیں. منڈے سے ہم آپ کو 10 بجے رات کو ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.